अच्छी जॉब भी लगते हैं और अच्छी जॉब भी लगते हैं और बैंक में आरडी, एफडी, पीपीएफ में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब आपने इतनी मेहनत की है तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप अपने उन फ्रेंड से तो फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करेंगे ही जिन्होंने स्कूल और कॉलेज में मेहनत नहीं की और बिलो एवरेज ही परफॉर्म किया था। लेकिन 40 की एज में आपको आपका एक फ्रेंड मिलता है जो पढ़ाई में आपसे बहुत बुरा परफॉर्म करता था, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एक मिलियनेयर बन चुका है। यानी बचपन में तो उसने मजे किए ही और साथ में आपसे ज्यादा उसे रिवॉर्ड भी मिला। आप हैरान हो जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि यार ये कैसे हुआ। बहुत रिसर्च के बाद आपको पता चलता है कि आपका दोस्त एक फायरमैन की जॉब लगा था, बहुत ही एवरेज सैलरी में, लेकिन उसने अपने नेबरहुड में नोटिस किया कि एक लोकल कंपनी बहुत ही जल्दी एक्सपैंड कर रही है और हर साल नई नई लोकेशन में नए नए स्टोर्स ओपन कर रही है, वो भी बिना लोन्स लिए हुए। उसे यकीन हो गया था कि ऐसा तभी हो सकता है अगर ये कंपनी बहुत ही अच्छा अर्न कर रही हो। इसलिए उसने और उसकी फैमिली ने मिलके इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और क्योंकि कंपनी ग्रो किए जा रही थी इसलिए आपका फ्रेंड भी उसी कंपनी में हर साल कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जा रहा था और इसलिए एक डिकेड में वो मिलियनेयर बन गया। लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, एफडी, आरडी, पीपीएफ की गेम खेलते रहे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो एक फिक्शनल स्टोरी है, असली में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये रियल एग्जाम्पल पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट में दिया है, जहां पर एक फायरमैन टेम्पेक्स नाम की कंपनी के शेयर्स खरीदता रहा और फाइनली मिलियनेयर बन गया। और ये एक बेस्ट तरीका है पैसे से पैसे कमाने का। अगर अपना बिजनेस ना खोल पाओ तो कम से कम इतनी स्किल बना लो कि औरों के बिजनेस की ग्रोथ से पैसे कमाए जा सके। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में हम बच्चों की भाषा में सीखेंगे कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इमेजिन कीजिए कि आप शॉपिंग के लिए बाजार में जा रहे थे और आपको आपका एक बचपन का दोस्त मिलता है राहुल। आप दोनों काफी टाइम के बाद मिले हो तो आप दोनों डिसाइड करते हो कि चलो यार थोड़ा टाइम निकाल के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी जाए। वहां पर राहुल आपको बताता है कि उसने एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री लगाई थी और उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप उसे पैसे दे सकते हो? इसके बदले में वो आपको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा यानी शेयर्स दे सकता है। आप राहुल को कहते हो कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और फिर बाकी घर की बातें करके आप दोनों रेस्टोरेंट से वापस आके अपने अपने घर की तरफ चल देते हो। घर की तरफ जाते हुए थोड़ी देर के बाद आपको आपका एक और बैचमेट मिलता है, विकास। आप विकास के साथ भी अगेन रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं थोड़ी गपशप करने के लिए। विकास भी आपको बताता है कि उसने भी राहुल की तरह एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाई है और उसे भी 10 लाख रुपए की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो? अब राहुल और विकास दोनों ने आपको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि क्या आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और दोनों आपसे ये भी कह रहे थे कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे ही देने हैं। अगर कंपनी ग्रो हो जाती है तो आपके पैसे उतने ही रेट से ग्रो होंगे जितनी की कंपनी की ग्रोथ है, और वो भी बिना मेहनत के। आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। आप घर में बैठ के सोचते हो कि क्या किया जाए। दोस्तों दोनों ही ठीक हैं आपके, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दोनों में इन्वेस्ट कर सको। आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हो और उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो कि आप बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। काफी टाइम के बाद आप सोचते हो चलो अगर मैं दोनों में से एक फ्रेंड की हेल्प कर ही रहा हूँ पैसे इन्वेस्ट करके, तो कम से कम मुझे इन दोनों के बिजनेस के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। आप काफी देर तक बैठते हो और आप राहुल और विकास को सेम ईमेल सेंड करते हो जिसमें उनसे बिजनेस से रिलेटेड आपने कुछ सवाल पूछे। ईमेल कुछ इस तरीके से है, डियर भाई, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकूं, मेरे तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे इन 5 सवालों के आंसर्स ईमेल में रिप्लाई कर दो ताकि मैं ठीक डिसीजन ले सकूं। पिछले साल तुमने कितने रुपए की सेल्स की थी? 2, उस सेल्स में से तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ था? 3, क्या तुमने बिजनेस के लिए अभी तक किसी से कोई उधार लिया हुआ है? अगर हाँ तो कितना? 4, अगर कल को बिजनेस में कोई दिक्कत आती है तो क्या बिजनेस के पास पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं बैंक में ताकि उस बुरे वक्त में बिजनेस चल सके? और 5, तुम्हारे पास खुद बिजनेस का कितना परसेंटेज है? पेरेंट्स और भाभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप अगले दिन उठते हैं और अपना मोबाइल चेक करते हैं। आप देखते हैं कि राहुल और विकास दोनों ने आपकी ईमेल का रिप्लाई किया है। राहुल आपको डेटा मेल करता है। पिछले साल की सेल्स 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख, अभी तक का उधार 50,000, बुरे वक्त के लिए कुछ। क्या एफआईआईज और डीआईज के ट्रेड्स हैक करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप पहले एंटर करो और एफआईआईज और डीआईज बाद कुछ रिजर्व्ड पैसे 2 लाख, मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 95%। विकास की भी ईमेल आपको आती है, उसके नंबर कुछ इस तरीके से। पिछले साल की सेल्स 10 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट 1 लाख, अभी तक का उधार 6 लाख, बुरे वक्त के लिए कुछ रिजर्व्ड पैसे 10,000, मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 10%। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने स्क्रीन में दोनों की डिटेल्स हैं। अब अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही हैं
तो किस कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली कोई भी कॉमन सेंस अप्लाई करे तो वो राहुल की कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि राहुल और विकास की कंपनी की सेल्स सेम होने के बावजूद राहुल की कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, उसकी कंपनी का उधार कम है, सिर्फ 50,000 रुपीज, और बैंक में रिजर्व 2 लाख रुपए है। यानी बुरे वक्त में भी उधार देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसका उसके बिजनेस में परसेंटेज ज्यादा है, यानी अपने बिजनेस के लिए वो ज्यादा कमिटेड है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये एग्जाम्पल तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में से कैसे इंप्लीमेंट करें? तो आइए रियल लाइफ में ये एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं screener.in पे, और वहां पर हम कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से एशियन पेंट्स। अब जो 5 सवाल हमने राहुल और विकास से पूछे थे, वो सवाल हमें इन कंपनी से भी पूछने हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सवाल था कि क्या इनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यानी एशियन पेंट की सेल्स क्या है। जब भी हम कोई नंबर देखते हैं तो एक एब्सोल्यूट नंबर यानी 1 साल का नंबर हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए पैटर्न मायने रखता है कि पिछले साल से अभी तक की ग्रोथ रेट क्या है। तो अगर यहां पर हम देखें तो जो सेल्स है ये करोड़ में नंबर है, तो ये 6400 करोड़ के आसपास थी, फिर 2011 में 7400, 9200, 10,000 और इंक्रीज होते होते 21,713 करोड़ होगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट सवाल था कि इसमें से इसका प्रॉफिट कितना है। तो ये सारा काट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स देने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो 836 करोड़ प्रॉफिट था, फिर इंक्रीज हुआ 843, 989 और इवेंचुअली 3139, यानी हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है प्रॉफिट में। नेक्स्ट सवाल जो हमने पूछा था राहुल और विकास से वो था कि उनकी उधार कितना है। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पर इनका उधार है 229 करोड़, 233, और ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये लग सकता है कि एक नेगेटिव साइन है, लेकिन इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुरे वक्त में इनके पास रिजर्व्स कितने हैं। तो यहां पर हम देखें तो रिजर्व कितना है 1614, 2092 और यहां पे 12,710 करोड़। तो अगर हम 2021 की बात करें मार्च, तो उसके अकॉर्डिंग जो उधार है, उधार से काफी ज्यादा रिजर्व हमारे पास पड़ा है, यानी बुरे वक्त में भी कंपनी स्टेबल रहेगी। इंडिविजुअली अगर हम बोरो को देखते तो वो मैटर करता, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करें रिजर्व के साथ तो इतना मैटर नहीं करता। कई लोग इनके रेशियोज ले लेते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो ले लेते हैं, यानी कितना है, यानी डेट उधार कितना है कंपेयर टू बाकी नंबर्स।